आज के रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इंटीग्रल टेस्ट को स्टेट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और इसकी मदद से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टेटमेंट क्या है इंटीग्रल टेस्ट की? स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो जो पॉजिटिव हो, जिसके आंसर कभी नेगेटिव ना आए, डिक्रीजिंग फंक्शन हो यानी जैसे जैसे x बढ़ाते जाएं y के आंसर्स कम होते चले जाएं, और उसकी डोमेन हो 1 से इन्फिनिटी, 1 शामिल हो, इन्फिनिटी तक हो, और हम उस फंक्शन की मदद से एक सीक्वेंस बनाएं। उसमें जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ n लिखकर a n बनाएं, यानी हम उस फंक्शन की मदद से f1 मालूम करके a1 बनाएं, f2 मालूम करें, जो आंसर आए उसे a2 कह लें, और सीक्वेंस a1 a2 an जनरेट करें। और ऐसी सूरत में जब इस सीक्वेंस an से हम सीरीज़ an बनाएंगे तो ये सीरीज़ an कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम इंटीग्रल हल करें 1 to infinity fx dx, जिसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे। अगर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा तो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब हम सॉल्व करें तो इसका हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर आ जाए। और याद करवा दूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, जिसमें इन्फिनिटी मौजूद हो लिमिट्स में, कैसे सॉल्व किया करते हैं। इन्फिनिटी को कोई नाम दे लिया करते हैं t, और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से सॉल्व करने पे इसका कोई फाइनाइट आंसर आ जाए तो हम कहते हैं इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, या हम ये भी कहते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। और अगर इसका सॉल्यूशन ना आ सके, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। तो ये सीरीज समेशन an और ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल दोनों का बिहेवियर सेम होता है, दोनों बिहेव्स ए लाइक करती हैं। हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है तो हम बेसिकली जब हमें सीरीज़ समेशन an दिया हुआ करेगी तो हम समेशन an से फंक्शन fn बनाया करेंगे। अगर फंक्शन में दो खूबियाँ हों, एक तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, दूसरे फंक्शन डिक्रीजिंग हो ऑन द डोमेन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 एंड ओपन इंटरवल फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ऐसी सूरत में अगर हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व कर लें और इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाए तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट ना करें, इंटीग्रल कन्वर्जेंट ना हो, इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो, तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। इसके अलावा एक और बात इस स्टेटमेंट में कही गई है, और वो ये कि अगर कंफर्म हो जाए कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ऐसी सूरत में इस सीरीज़ का जो सम s है और इस सीरीज़ का जो nth पार्शियल सम Sn है, उनके दरमियान और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है। और वो रिलेशन ये है कि सम s और nth पार्शियल सम Sn का जो डिफरेंस है वो हमेशा इन दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के इन बिटवीन है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल fx dx फ्रॉम n टू इन्फिनिटी और इम्प्रॉपर इंटीग्रल fx dx n+1 टू इन्फिनिटी। पहले हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है। और जब ये स्टेटमेंट हम प्रूफ कर लेंगे इस असम्पशन के साथ कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, हम ये वाली इनइक्वालिटी भी ड्राइव करेंगे। ज़रा कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं। एक तो हम ये बात याद कर लेते हैं कि सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं सीरीज़ कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो कन्वर्जेंट हो। दूसरी बात याद कर लेते हैं, अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो a to b तो उसका क्या मतलब हुआ करता है। अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है a से b fx dx, और सपोज कर लें कि इसमें fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है
ऐसी सूरत में इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से अबव बनेगा। और अगर आप ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा इंटीग्रेट करने से आपको मिला करता है इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान वाला एरिया। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि एस एन यानी nth पार्शियल सम और जो इंटीग्रल है उसके दरमियान रिलेशन बना सकें। हम एस एन और इंटीग्रल के दरमियान, इंटीग्रल जो कि कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें रिलेशन बनाएंगे। एस एन अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब होगा सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और अगर एस एन डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब होगा सीरीज़ डाइवर्जेंट है। और एस एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो एस एन सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, ये एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। कैसे मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी? इस एस एन में जो एस वन है वो ए वन है और एस टू जो है वो ए वन प्लस ए टू है। क्या रिलेशन है आपस में एस वन और एस टू के? हमारे पास जो ए एन है एफ एन से बना है, एफ हमारा हमेशा पॉजिटिव है तो हमारे ये ए भी हमेशा पॉजिटिव है। एस वन में सिर्फ ए वन है, एस टू में ए वन में ए टू भी ऐड हो गया है, तो इसका मतलब है एस टू जो है वो एस वन से ग्रेटर है। इसी तरह से एस थ्री एस टू से ग्रेटर है, सो ऑन। यानी जो हमारे पास एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर हम एक बात और साबित कर दें कि एस एन बाउंडेड भी है, आपको याद होगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट हुआ करती है, तो मैं साबित करूंगा कि जो एस एन है वो बाउंडेड है। ऐसी सूरत में एस एन कन्वर्जेंट होगी, एस एन कन्वर्जेंट होगी तो मेरे पास समीशन ए एन जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी, और मैं समीशन ए एन को डाइवर्जेंट भी प्रूफ करूंगा। और समीशन ए एन को डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए मैं प्रूव ये करूँगा कि मेरी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस एन जो कि इंक्रीज़ हो रही है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। कैसे प्रूफ करूँगा ये अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि मैं करूँगा क्या। मैं एस एन का और डेफिनेट इंटीग्रल का आपस में रिलेशन बनाऊँगा। एस एन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, मैं इसको बाउंडेड प्रूफ करूँगा तो एस एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैं एस एन को डाइवर्जेंट प्रूफ करूँगा, एस एन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, मैं प्रूफ ये करूँगा कि एस एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त बात करने लगे हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, इस फंक्शन का, चूँकि मेरे पास फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो से ये इस डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। मैंने x की वैल्यूज़ 1 से लेकर x की वैल्यूज़ n तक ये ग्राफ ड्रा कर लिया है। अगर मैं इस ग्राफ और x एक्सिस के दरमियान एरिया कैलकुलेट करूं तो वो एरिया बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल होगा, लिमिट्स 1 से n तक और fx dx का। तो मेरे पास जो fx फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहे हैं ग्राफ का y जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। ये 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f1 जिसे हमने a1 कहा हुआ है, इस 2 के ऊपर जब हम f2 कैलकुलेट करेंगे तो उसे हमने a2 कहा है। 3 पर f कैलकुलेट करेंगे तो ये a3 है, ये वाली हाइट a3 है। 4 पे f4 कैलकुलेट करेंगे तो वो a4 है। n पे fn कैलकुलेट करेंगे तो ये an है। और ये कर्व और x एक्सिस के दरमियान का ये जो सारा एरिया है ये इंटीग्रल 1 से n fx dx के इक्वल है। सपोज कर रहे हैं हम कि जो a है वो एरिया है कर्व और x एक्सिस के दरमियान, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू n तक। मैंने कहा था मैं डेफिनेट इंटीग्रल का और Sn का आपस में रिलेशन बनाऊंगा। अगर हम ऐसा करें कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट करें, ये शेडेड रीजन का एरिया जो है ये कर्व और x एक्सिस के दरमियान वाले एरिया से लेस है, इक्वल भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो
कम डिक्रीजिंग हो या ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए तब भी हम उसको डिक्रीजिंग ग्राफ ही कहेंगे। जब भी नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से लेसर इक्वल हो तो उस सूरत में हम उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इन बॉक्सेस का, ये बॉक्सेस वाला एरिया कर्व और एक्स एक्सिस वाले एरिया से लेस या इक्वल है। और ये बॉक्सेस वाला एरिया जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पहले वाला बॉक्स है ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ 1 है या कह लें विड्थ 1 है, और इस रेक्टेंगल की हाइट जो है वो A2 है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ हुआ करता है, वो 1 इंटू A2 है। इस पहली वाली रेक्टेंगल का एरिया A2 है। ये जो सेकंड रेक्टेंगल है इसकी विड्थ भी 1 है, इसकी हाइट या लेंथ जो है वो A3 है, इसका एरिया A3 है। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया इसी तरह से A4 है, A5 है, सो ऑन AN है। तो A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस सो ऑन AN जो है वो ये वाले शेडेड रीजन का एरिया है जो कि फिगर 1 में है। तो यही बात हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 1 जो है वो इक्वल है A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN। और ये वाला जो रेक्टेंगल्स वाला एरिया है ये एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान वाले एरिया से लेस या इक्वल है। हमारे पास A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN ये वाला एरिया इस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान वाले एरिया यानी 1 to n fx dx वाले इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। मैंने कहा था मैं Sn की और डेफिनेट इंटीग्रल की रिलेशन बनाऊंगा। क्या ये जो मेरे पास A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN है, क्या ये Sn नहीं है? Sn होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन प्लस AN तक। तो हम ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी में लेफ्ट साइड पे Sn बनाने के लिए हम अपने पास से A1 को प्लस भी कर लेते हैं और A1 को माइनस भी कर लेते हैं। A1 को प्लस और माइनस कर लेने से हमारे पास ये जो इतना पार्ट है ये हमारे पास Sn बन गया है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन गया है Sn A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN तक का सम जो है वो Sn है। लेफ्ट साइड पे ये Sn बन गया है। Sn माइनस A1 जो है वो लेसर इक्वल टू द डेफिनेट इंटीग्रल 1 से n fx dx आ गया है। मैंने Sn की और डेफिनेट इंटीग्रल की एक रिलेशन बना ली है। इस रिलेशन का मैं थोड़ी देर में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं एक और रिलेशन बनाना चाहता हूँ। अब मैं क्या रिलेशन बनाना चाहता हूँ? अब मैं इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ये जो पहली रेक्टेंगल है मेरे पास, इसकी हाइट F1 यानी A1 है, विड्थ अभी भी 1 ही है यानी इसका एरिया A1 है। जो सेकंड रेक्टेंगल है इसका एरिया, इसकी हाइट A2 और विड्थ 1 यानी A2 ही है। सो ऑन A3 सो ऑन A4 एंड लास्ट में ये वाली जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल की हाइट मेरे पास an-1 है। तो इसका एरिया an-1 इंटू 1 यानी an-1। इन सारे एरियाज को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये जो फिगर 2 है, इस फिगर 2 के अंदर जो शेडेड रीजन है उस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास इस वक्त A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस सो ऑन an-1 है। क्या ये Sn है? टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n-1 तक का सम है, ये हमारे पास बेसिकली Sn-1 है। कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया ये नीचे वाला है और ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया है ये कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान वाले एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। इक्वल भी हो सकता है, अगर ये कम डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी हो सकता है। तो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान के एरिया में और इस फिगर 2 के शेडेड रीजन के एरिया में भी हमारे पास रिलेशन मौजूद है। और ये जो एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान है जो कि इंटीग्रल 1 से n fx dx है, ये लेसर इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an-1 है। और हम पहले ही कह चुके कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an-1 जो है ये Sn-1 है। तो 1 से n fx dx का जो इंटीग्रल है
जो कि कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो Sn-1 से लेसर इक्वल है। मैंने इस डेफिनेट इंटीग्रल और Sn के दरमियान और डेफिनेट इंटीग्रल और Sn-1 के दरमियान जो है वो रिलेशन बनाई है। इन रिलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। थ्योरम प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ करनी है एक दफ़ा फिर याद कर लेते हैं। अगर अज्यूम कर लें कि सीरीज़ हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और कन्वर्सली प्रूफ करते हुए अगर हम सपोज कर लें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो सीरीज़ समीशन an है वो कन्वर्जेंट है। अब हम पहली स्टेटमेंट को सपोज करके दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। पहली स्टेटमेंट को सपोज करके दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मैं डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर रहा बल्कि मैं इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ। इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट इस वक्त जो हम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि अगर समीशन an कन्वर्जेंट है तो फिर मेरे पास जो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी fx dx है ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करना चाहते हैं और प्रूफ करने लगा हूं मैं इसको कंट्रा पॉजिटिव से। हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे कंट्रा पॉजिटिव से। और कंट्रा पॉजिटिव से क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम सेकंड स्टेटमेंट की निगेशन लेंगे और फर्स्ट स्टेटमेंट की निगेशन को प्रूफ करेंगे। यानी सपोज करेंगे कि ये जो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी fx dx है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है। इसको अज्यूम करके कि कन्वर्जेंट नहीं है हम साबित करेंगे कि जो सीरीज समीशन an है वो भी कन्वर्जेंट नहीं है यानी डाइवर्जेंट है। तो हम सपोज ये करने लगे हैं कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी fx dx है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सपोज करके कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा हम प्रूव ये करेंगे कि जो हमारे पास समीशन an है वो कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट है। अब ये जो इंटीग्रल है एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? जब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तो मैंने स्टार्ट में भी बताया था 1 से इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम 1 से t लिखेंगे और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे। अब इस लिमिट के एग्जिस्ट ना करने की सूरत में हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो किस तरह से नहीं एग्जिस्ट करेगी? बार का लिमिट ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो सेम नहीं आती। बार का लिमिट ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती कि जैसे जैसे हम x को यहाँ पे t को इन्फिनिटी के करीब करेंगे आंसर भी इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा या माइनस इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये बेसिकली इस फंक्शन के और x एक्सिस के दरमियान एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब ये जो पावर है, ये जो अपर लिमिट है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये कर्व और x एक्सिस के दरमियान एरिया हमारे पास इस वक्त मौजूद है 1 से लेकर n तक। जैसे जैसे n को बढ़ाते चले जाएंगे ये कर्व आगे बढ़ती चली जाएगी, कर्व और x एक्सिस के दरमियान एरिया बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये एरिया बढ़ता जा रहा है तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। ये जो 1 से n fx dx इंटीग्रल है इसमें अगर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा यानी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और Sn-1 जो इससे बड़ी है इसका मतलब है वो Sn-1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है n इन्फिनिटी को अप्रोच करने की सूरत में। तो बस इसी बात को हम लिखने लगे हैं। हमारे पास ये जो 1 से n fx dx इंटीग्रल है ये इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1 से n fx dx इंटीग्रल जो है जो ये एरिया है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2 का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn-1 जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है यानी इस सीक्वेंस में
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। और अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn-1 वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और इसका मतलब है ये Sn डाइवर्जेंट है। और अगर Sn डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज भी डाइवर्जेंट है। हमने इस स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूफ करना था। पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी। फर्स्ट केस में हमने इसको प्रूफ किया है बाय कंट्रापोजिटिव। हमने सेकंड स्टेटमेंट की निगेशन ले ली, 1 to infinity fx dx को कह लिया कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और प्रूफ कर लिया कि समेशन an जो है वो डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूव हो गई विद द हेल्प ऑफ कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। और अब हम दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। यानी अब हम मान लेंगे कि 1 से इन्फिनिटी वाला fx dx इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और प्रूव ये करेंगे कि जो मेरे पास सीरीज समेशन an है ये कन्वर्जेंट है। इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए प्रूफ करेंगे कि जो Sn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। Sn सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, पहले शुरू में बता चुका, जो सीक्वेंस Sn है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर मैं Sn बाउंडेड भी प्रूफ कर दूं तो हमें थ्योरम याद है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। प्रूव हो जाएगा कि Sn कन्वर्जेंट है, और उसके लिए मैं इस रिजल्ट का, इस स्टेटमेंट का, इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूंगा। तो सपोज कर रहे हैं हम कि इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी fx dx एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to n fx dx जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका कोई नाम रख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से n इंटीग्रल ऑफ fx dx हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और हम इस्तेमाल करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 का। इसमें लिमिट ले लेते हैं बाय 1। अगर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, a1 की लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, राइट साइड की लिमिट लेंगे तो वो ये a बन गया, जिसको हमने a सपोज किया है। यहाँ से आप कह ये सकते हैं कि जो हमारे पास Sn है वो हमेशा बाउंडेड है। इस a1 को राइट साइड पर ले जाएं तो आप कह सकते हैं कि Sn लेसर इक्वल टू a1 प्लस a है। हर n के लिए Sn अगर इससे लेसर इक्वल है तो Sn हमारे पास बाउंडेड है। Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड सीक्वेंस भी है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। इसका मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर Sn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज समेशन an है वो कन्वर्जेंट है। हमने सेकेंड स्टेटमेंट को ट्रू माना, हमने मान लिया कि इंटीग्रल 1 to infinity fx dx एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने प्रूव कर लिया कि जो सीरीज समेशन an है वो कन्वर्जेंट है। तो इंटीग्रल टेस्ट का जो प्रूफ है वो हमने कर लिया है, और इंटीग्रल टेस्ट के प्रूफ के बाद इसी टेस्ट के अंदर दरमियान में हमने ये इनइक्वालिटी जो है ये बनानी है। इसमें s का मतलब सीरीज का सम है। अब हम सपोज ये कर रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी s जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये रिजल्ट हम बनाना चाहते हैं। तो इस रिजल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की इनइक्वालिटी बनाएंगे Sm माइनस Sn के लिए, और ये इनइक्वालिटी बनाने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले हमने इनइक्वालिटी बनाई थी डेफिनेट इंटीग्रल 1 से n का इस्तेमाल किया था। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे n से m तक का। अगर n और m हम दो नेचुरल नंबर्स ले लें और सपोज कर लें कि m ग्रेटर और इक्वल टू n है, और हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना चाहें x की वैल्यू n से लेकर x की वैल्यू m तक, यानी डेफिनेट इंटीग्रल n से m fx dx कैलकुलेट करना चाहें, ये होगा एरिया कर्व और x एक्सिस के दरमियान। और इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर और इक्वल है येलो रेक्टेंगल्स का एरिया, और ये लेसर इक्वल है येलो प्लस पर्पल रेक्टेंगल्स के एरिया से। तो जैसे पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल 1 से n fx dx को ग्रेटर और इक्वल और लेसर इक्वल लेकर दो इनइक्वालिटीज बनाई थी, अब हम
n से m एफ एक्स डी एक्स वाले डेफिनेट इंटीग्रल को, जो कि एरिया कर्व और एक्स एक्स के दरमियान है, उसको ग्रेटर आर इक्वल टू लेने लगे हैं येलो रेक्टेंगल्स के एरिया से, और लेसर इक्वल लेने लगे हैं येलो प्लस पर्पल रेक्टेंगल्स के एरिया से। उसके लिए अगर हम पहले येलो रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करें, ये जो येलो रेक्टेंगल है फर्स्ट वाली, इसकी विड्थ जो है वो n से n+1 यानी 1 है। इसकी हाइट जो है वो इस साइड वाली y की वैल्यू है, और इस साइड वाली जो y की वैल्यू है वो n+1 के ऊपर f(n+1) यानी an+1 है। तो इस येलो रेक्टेंगल का एरिया an+1 है। इस तरह से इससे नेक्स्ट येलो रेक्टेंगल का एरिया an+2 है, और लास्ट वाली येलो रेक्टेंगल का एरिया am है। तो ये एरियाज ऐड करते हैं तो टोटल येलो रेक्टेंगल्स का एरिया बनेगा, जो कि हमारे पास बनेगा an+1 प्लस an+2 प्लस am, और ये लेसर इक्वल होगा कर्व और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया है n से m एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रल से। और अब हम एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं येलो प्लस पर्पल रेक्टेंगल्स का एरियाज। ये जो पहली येलो प्लस पर्पल रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ भी 1 ही है, और इसकी हाइट जो है ये वाली y की वैल्यू है, जो कि x की वैल्यू n के लिए है, जो कि f(n) है यानी an है। पहली येलो प्लस पर्पल रेक्टेंगल का एरिया an है, दूसरी का an+1 है, और लास्ट वाली का am-1 है, और ये एरिया an+1 प्लस सो ऑन am-1 ये ग्रेटर और इक्वल है इस कर्व और x एक्सिस के दरमियान वाले एरिया से। ये जो अब हमने इनक्वालिटी बना ली है कि an+1 से लेकर am तक का सम लेसर इक्वल है डेफिनेट इंटीग्रल n से m एफ एक्स डी एक्स, और ये लेसर इक्वल है an से लेकर am-1 तक का सम। इसकी लेफ़्ट साइड को देखते हैं। अगर आपके पास Sn हो, Sn है a1 से लेकर an तक की टर्म्स का सम, और Sm हो, और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि mn से ग्रेटर और इक्वल है, तो इस Sm में पहले an तक की टर्म्स हैं। अगर mn के इक्वल है तो फिर ये बस यहीं तक है, अदरवाइज इससे आगे भी टर्म है an+1 और प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म इसमें am है। अगर मैं Sm में से Sn को माइनस करूं, तो जब Sm में से हम Sn को माइनस करेंगे तो an तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास an+1, उससे नेक्स्ट टर्म प्लस an+2 और प्लस सो ऑन am तक बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस इनक्वालिटी में लेफ़्ट साइड पे यही नंबर्स का सम है an+1 प्लस an+2 प्लस am, और ये बेसिकली Sm माइनस Sn के इक्वल है। तो इस इनक्वालिटी में लेफ़्ट साइड पे हम लिख लेंगे Sm माइनस Sn, मिड में यही इंटीग्रल रहेगा लेसर इक्वल टू n से m एफ एक्स डी एक्स, और राइट साइड पर जैसे मैंने Sm में से Sn माइनस किया है, इसी तरह से अगर आप Sm-1 बनाएं और Sn-1 बनाएं और Sm-1 में से Sn-1 को माइनस करें तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली Sm-1 माइनस Sn-1 है। ये इनक्वालिटी हमने बनाई है, लेकिन मैं इस तरह की इनक्वालिटी बनाना चाहता हूँ Sm माइनस Sn के लिए। उस इनक्वालिटी को बनाने के लिए कि Sm माइनस Sn जो है वो लेसर इक्वल टू सम इंटीग्रल और ग्रेटर इक्वल टू सम इंटीग्रल है, उसमें एक हिस्सा तो हमारे पास बना हुआ है कि Sm माइनस Sn इस इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। लेकिन ये रिजल्ट बनाने के लिए कि Sm माइनस Sn किसी इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल है, हम इस इनक्वालिटी का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंटीग्रल n से m एफ एक्स डी एक्स लेसर इक्वल है Sm-1 माइनस Sn-1, और मैं बनाना चाहता हूं कि Sm माइनस Sn किसी इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल है। ये रिजल्ट, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है तमाम नेचुरल नंबर्स m और n के लिए। अगर मैं इसमें m की जगह
m+1 ले लूँ और n की जगह n+1 ले लूँ, तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास इंटीग्रल बन जाएगा n+1 से m+1, और यहाँ पर जब मैं m की जगह m+1 लिखूँगा तो sm बन जाएगा, यहाँ पर n की जगह n+1 लिखूँगा तो sn बन जाएगा, यानी sm माइनस sn ग्रेटर और इक्वल टू दिस इंटीग्रल है। मैं बनाना चाह रहा था sm माइनस sn को एक इंटीग्रल से ग्रेटर और एक इंटीग्रल से लेस, और बन गया है। अगर मैं 6 और 5 को इकट्ठा कर लूँ तो हमारे पास 5 का ये वाला पार्ट कह रहा है कि sm माइनस sn लेसर इक्वल टू n से m f dx है, और 6 इनक्वालिटी हमें कह रही है कि sm माइनस sn ग्रेटर और इक्वल टू दिस इंटीग्रल है। ये रिजल्ट हमने बना लिया कि sm माइनस sn जो है वो इन दो इंटीग्रल्स के दरमियान है, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं s माइनस sn का रिजल्ट। इस अजम्पशन के साथ हम ये रिजल्ट बना रहे हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ है समीशन an वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका सम एग्जिस्ट कर रहा है और उसके सम का आंसर s है। और हमें याद है कि ये बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होती है उसकी लिमिट का आंसर हुआ करता है। ये जो मेरे पास इनक्वालिटी बनी है sm माइनस sn, अगर मैं इसमें m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लूँ तो मेरे पास बेसिकली sm लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन जाएगा, और यही हमारे पास सीरीज़ का सम है यानी s है, और मेरे पास s माइनस sn की इनक्वालिटी बन जाएगी। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस इनक्वालिटी में लिमिट ले रहे हैं m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लेने से जो मिड में है sm m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास s बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे जब अपर लिमिट में m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये इंटीग्रल n+1 से इन्फिनिटी f dx बन जाएगा, और राइट साइड पे जब m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो राइट साइड वाला इंटीग्रल n से इन्फिनिटी fx dx बन जाएगा, और sm लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी s बन गया। ये वही इनक्वालिटी बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। तो हमने ये वाली इनक्वालिटी भी बना ली है। हमने प्रूफ किया है इंटीग्रल टेस्ट का, हमने रिलेशन बनाई है सीरीज़ और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, और हमने कहा है कि सीरीज़ समीशन an और इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx जो हैं दोनों का बिहेवियर सेम होता है, और अगर सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट हो तो ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का इस्तेमाल करके एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं, और हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है इस सीरीज़ की समीशन n² e⁻ n³ की। इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले जब मैं ये देखूं कि अगर मैं इस an से फंक्शन fx बनाऊं और x² e⁻x³ की इंटीग्रेशन करूं तो मुझे लगता है कि मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। e की पावर वाली रकम को अगर मैं u सपोज कर लूं तो ये उसका डेरिवेटिव है और इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है। अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता हूं तो मैं इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूं। और इंटीग्रल टेस्ट कहता ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो फिर हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस सूरत में सीरीज अगर आपको समीशन an गिवन है उससे फंक्शन fn बनाएं, और जब fn फंक्शन को आप fx dx इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी सॉल्व कर लें, अगर ये प्रॉपर इंटीग्रल आप सॉल्व कर लें, ये एग्जिस्ट कर जाए तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर एग्जिस्ट ना करे, डाइवर्जेंट आ जाए तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सीरीज है मैं उसको समीशन xn कह रहा हूं, तो मेरे पास जो xn है वो n² e⁻ n³ है। इसकी मदद से हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसमें जहां जहां n लिखा हुआ है वहां x लिखकर fx हमने बना लिया x² e⁻x³। इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकेंगे अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो और डिक्रीजिंग हो। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? याद रहे ये बिहेवियर हमने चेक करना है इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, यानी हमने x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है,
इसमें आप जब भी x1 या 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे x का स्क्वायर लेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होगा, और e की पावर माइनस एक्स क्यूब में वो के यहाँ पे आप पावर में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन e की पावर सॉल्व करने के बाद कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं जो fx है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है जब भी आप n को 1 से इन्फिनिटी लें। यहीं पर एक बात और याद करवा दूं, अगर आपने किसी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी हो और वो सीरीज से n की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी तक डिफाइन हो रही हो, तो इंटीग्रल टेस्ट आप उस सूरत में भी अप्लाई कर सकेंगे। अलबत्ता उस सूरत में फंक्शन के पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होने का जो बिहेवियर आपने चेक करना होगा वो 3 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल के लिए चेक करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि इस इंटीग्रल टेस्ट में हमेशा जो इंटरवल है वो 1 से इन्फिनिटी लिया जाए। ये डिपेंड करता है कि सीरीज जो है वो किस टर्म से स्टार्ट हो रही है। अगर सीरीज जो है वो 0 नंबर टर्म से स्टार्ट हो रही हो तो इंटीग्रल को 0 टू इन्फिनिटी भी लिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में बहरहाल सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 टू इन्फिनिटी के लिए हमने एक बात चेक कर ली कि फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 है। दूसरी बात चेक करनी है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी जैसे जैसे x बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और फंक्शन के डिक्रीजिंग होने को चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव की हेल्प ले रहे हैं। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। याद कर लें डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है डिक्रीजिंग होने का। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, प्लस हमारे पास x स्क्वायर जो है वो एज इट इज, और e माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव e माइनस एक्स क्यूब, और फिर माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर। और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं e माइनस एक्स क्यूब और x कॉमन ले सकते हैं। तो ये कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ से फर्स्ट टर्म में से 2 और सेकंड टर्म में से माइनस 3x बच जाएगा। क्या ये नेगेटिव है? बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जब भी आप x इसमें 1 या 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट हमारे पास नेगेटिव आएगी, यानी हमारे पास डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है जब भी x 1 या 1 से ग्रेटर लिया जाए। और डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है मेरे पास जो फंक्शन fx है वो डिक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, जिसमें 1 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इंटीग्रल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो गई है कि फंक्शन पॉजिटिव हो, फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अब हमने सीरीज के बिहेवियर को चेक करने के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी fx dx को सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी fx dx वाले इंटीग्रल को। इन्फिनिटी को हम लिख रहे हैं t और लिमिट ले रहे हैं t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर e माइनस एक्स क्यूब dx। मैंने इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया था कि मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसलिए इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं। और फिर इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशंस भी पूरी हो गई, इसका मतलब है मैं वाकई ही इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकता हूं। और इंटीग्रेशन के लिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था माइनस एक्स क्यूब को u सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिफरेंशियल लिए तो माइनस 3x स्क्वायर dx इक्वल टू du। मेरे पास इंटीग्रल के अंदर ये जो x स्क्वायर dx है इसकी वैल्यू बना लेता हूं, यहाँ से माइनस 3 को राइट साइड पर ले जाऊं तो x स्क्वायर dx की वैल्यू माइनस du/3 आ गई। इस x स्क्वायर dx की जगह माइनस du/3 आ जाएगा। इंटीग्रल की लिमिट्स भी हैं, जब सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे। जो लोअर लिमिट है हमारे पास x की वैल्यू 1, वो यहाँ x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास जो u की वैल्यू आ रही है वो -1 का क्यूब, यानी u की वैल्यू -1 आ रही है। तो नए इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है, जो पहले x की वैल्यू 1 थी, अब वो u के लिए -1 हो जाएगी। और जो अपर लिमिट है x की वैल्यू t, वो अगर यहाँ पे मैं x की जगह t सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास u जो है वो -t³ आ जाएगा। यानी अब नए इंटीग्रल में जो अपर लिमिट है वो -t³ आ जाएगी। तो यही इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट -t³ e माइनस एक्स क्यूब की जगह u लिख देंगे तो u आ जाएगा, और x स्क्वायर dx की जगह -du/3 आ जाएगा। अब सिंपल हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इस इंटीग्रल में से -1/3 जो है उसे लिमिट से भी हम पहले लिख सकते हैं। तो
तो लेफ्ट साइड वैसे ही -1/3 जो है उसे मैंने इंटीग्रल से बाहर लिमिट से भी पहले लिख लिया, और इंटीग्रल के अंदर अब हमारे पास EU du रह गया, और EU का इंटीग्रल EU ही आ गया, और लिमिट्स मैंने राइट साइड पर लिख ली। और लिमिट्स कैसे अप्लाई किया करते हैं, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिमिट अप्लाई करते हैं। तो पहले u की जगह अपर लिमिट -t³ लिख दिया, -u की जगह लोअर लिमिट -1 लिख लिया। पावर्स में -1 अच्छा नहीं लग रहा तो इनको नीचे लिख लेते हैं, 1/e⁡t³ हो गया और -1/e हो गया। जब हम t की लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो ऐसी सूरत में e⁡t³ जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और 1/e⁡t³ जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, इसमें तो t इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हमारे पास -1/3 और ये 0 लिखने पर 0 -1/e, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1/3e, और आंसर आ गया। लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, आंसर आ गया। इसका मतलब है ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, और बाय इंटीग्रल टेस्ट जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, या कह लें ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो जो सीरीज है जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट अप्लाई किया है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट है। आज हमने इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ किया है और इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करके एक एग्जाम्पल सॉल्व की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद टेस्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।